हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया भाई एक छोटू सा चैप्टर लेके, जिस छोटू से चैप्टर में भी सर ने अराउंड 50 क्वेश्चंस करवा दिए। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़े हैं तो कहीं कहीं पर कम समझ आ सकता है। तो अगर आपको लगे कि आप ये चैप्टर डायरेक्ट बिना वो चैप्टर पढ़े समझ जाएंगे, आपकी गलतफहमी है। ज़बरदस्ती करेंगे तो समझ जाएंगे, फील नहीं आएगा। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है भाई। वो चार्ज हो गया है, ध्यान से देना वर्ड। चार्ज्ड मतलब चार्ज हो चुका है, ये पास्ट टेंस है। बाई बैटरी। 2 एम्पीरियन लूप बनाए गए, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। तो बोल रहा है कि बी इंटू डी एल का प्रोडक्ट क्लोज इंटीग्रेशन में कहाँ पर जीरो होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वाला या बोथ वाला। बोथ वाला। ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बैटरी जो है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है। जब चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर, तब यहाँ पर कुछ करंट जाता है। और हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये चीज़? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो ईएम वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले वाला चैप्टर है, कि अगर कोई एक वायर है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर वहाँ से करंट जा रहा है तो मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब चार्जिंग हो रही थी तब यहाँ करंट जा रहा था, लेकिन इसके बीच में तो एयर था। तो इसके बीच में उन्होंने एक नीडल रखी और देखा यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, जबकि यहाँ पर एयर है, कोई करंट नहीं है। तो एक नए करंट का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब चार्जिंग हो रहा होता है तो यहाँ पर नॉर्मल करंट होता है जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। और यहाँ पर जो पैदा लेता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो जब चार्जिंग हो रहा होता है तब ऐसा होता है, जब चार्जिंग हो चुका होता है तब नहीं। तो अब चार्जिंग तो हो चुकी है, तो अब इसमें भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर भी करंट नहीं जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अलाउंग जीरो होगा। सिंपल सिंपल 4 मैक्सवेल की इक्वेशन दी थी यार मैक्सवेल ने। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। पहली इक्वेशन जो थी वो गॉस लॉ से प्रेरित थी, मतलब उसके जैसी थी। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन थी एप्सिलॉन, एक सेकेंड, बी इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आई भाई? तो जाओ और चैप्टर पढ़ के आओ। तीसरी इक्वेशन थी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एल इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा लेती है, ई डॉट डी एल डी फाइव बाई डी टी होता है। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में। अब ये क्या है? ये ई एम एफ पैदा लेगा। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो फाई को क्या लिखते हैं हम? बी इंटू ए। तो एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है। फोर्थ इक्वेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंड्यूस्ड। अब यहाँ पर 2 करंट होगा, कौन कौन सा? एक आई ड्रिफ्ट वाला, एक आई डिस्प्लेसमेंट वाला ड्यूरिंग चार्जिंग, ये केसेस है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, दोनों एक दूसरे को पैदा करते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे, कहाँ पर आगे आएंगे? अच्छा एक चीज़ और आपको करा देता हूँ, सिंपल सी है। क्यू इज इक्वल टू सी वी तो पढ़े ही होगे, कौन से चैप्टर में भाई? कैपेसिटर में। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, होने दो। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। सी तो कैपेसिटर है, कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी। तो ये मेरा आ जाएगा आई। अरे भाई क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो डी क्यू बाई डी टी आई हो जाएगा सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये कौन सा करंट है? ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वाला करंट। इसकी 4 इक्वेशन है, एक ये हो गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी वी बाई डी टी। अब ये चीज़ कहाँ पढ़े हैं कि सी की वैल्यू इसके बराबर होती है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं हम। 2 इक्वेशन बन गई। अब एक काम करें क्या हम? ये वी क्या है? वेलोसिटी नहीं है भाई, पोटेंशियल है। वी, एक सेकेंड, ये वी क्या है? पोटेंशियल। अगर मैं इस एल को अंदर लेके जाता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट ए डी वी बाई डी एल डिवाइडेड बाई डी टी बन जाएगा। और डी वी बाई डी एल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कहाँ पढ़े हैं? ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। तो इसीलिए बोल रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़े हैं तो फील नहीं आएगा चैप्टर का, ज़बरदस्ती तो पढ़ लेंगे। डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आई, ये मेरी एक और इक्वेशन हो गई।
अब अगर मैं चाहूँ तो एरिया को भी अंदर ले जा सकता हूँ। अगर एरिया वेरिएबल रहा तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई ए बाई डी टी। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू आई। ये चार इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, 1 2 3, ये चार काम आएंगी आगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने अगले सवाल से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है भाई, जिसका एरिया दे दिया है, सेपरेशन दे दिया है, एरिया दे दिया है, सेपरेशन दे दिया है, और उसको चार्ज किया बाई करंट आई। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ए बाई टू से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा। तो बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये कैपेसिटर प्लेट ऐसे होता है, तो हर पॉइंट से करंट निकलता है, मतलब पूरे एरिया से, लेकिन बोल दिया कि आधे एरिया से कितना निकलेगा, तो आई बाई टू निकलेगा आधे एरिया से। इस बात को ध्यान रखना कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डिस्प्लेसमेंट करंट के। अगर आधे के लिए पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट तो आधा हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया, चार्ज हो चुका है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स द प्लेट, सॉरी जुकाम हो गया है, बहुत तेजी से नहा के आया हूँ जब से। रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से इस रेट से चार्ज को लूज कर रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी, यूनिट से भी आपको समझ जाना चाहिए था, ये 1.8 इंटू 10⁻⁻⁸ है। अब आई होता क्या है, ऊपर ही बताया था, डी क्यू बाई डी टी ही तो होता है आई डिस्प्लेसमेंट, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही आ जाएगा डायरेक्ट मेरा 1.8 इंटू 10⁻⁸। अब ये अच्छा सवाल है, दो सर्कुलर प्लेट है, रेडियस दे दिया हमको, इसको फॉर्म किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों प्लेट के बीच में, मतलब आई डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेट के बीच में 2 पाई एम्पियर है, तो फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया। अगर आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर क्या नाम था यार उसका, या जिसका दूसरा नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो उसमें हम सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखे थे, तो ये कुछ सॉलिड सिलेंडर जैसा ही होगा, और यहाँ पर हम उसी टाइप से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये एकदम सेम टू सेम है मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर जैसा, बस। तो उसी तरह इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे। हमको आई पता है, आई पता है, हमको इसका रेडियस पता है, हमको जहाँ निकालना है उसका रेडियस पता है, बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू 2 पाई, 2 पाई क्वेश्चन में दिया है, इंटू 4 इंटू 10⁻²। ये कैसे किया भाई, 4 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, आर कितना दिया है 0.1 मीटर, तो आर का स्क्वायर है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट इंटू ये नीचे क्या बन गया बताओ, ये मेरा बन गया 10⁻², ये 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरा, सिंपली मेरा 4 म्यू नॉट बचा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है, क्या होती है, याद करो याद करो याद करो, नहीं याद आ रहा है, ये होती है 1/4 पाई इंटू 10, एक सेकेंड, नहीं 1/4 पाई नहीं, ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आप ये चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ें भूल सकते हैं एग्जाम में, तो इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अब यहाँ पर हम म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो सर्कुलर प्लेट हैं, जिसका रेडियस हमको दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है दोनों प्लेट के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो क्या अभी अभी हमने ये चीज़ डिराइव की थी कि आई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी किया था कि नहीं, अभी अभी डिराइव, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एरिया दिया है क्या, नहीं रेडियस दिया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया लिख देंगे, पाई आर का स्क्वायर इंटू डी ई बाई डी टी कितना दिया है 10⁻10 दिया है। अब एप्सिलॉन नॉट पाई आर कितना है 0.05, क्या मैं इसको 1/20 लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.055 1/20 ही होता है इंटू 10⁻10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, एसआई में तो जरूर, वो 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। इसको पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1/400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन है। अब देखो आ गया हमारा
मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको एक बात बता दूं कि क्या ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कैसे लिख दिए भाई, जाओ जाके वेव चैप्टर पढ़ के आओ, वैसे लिख दिए। तो ये एक वेव का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसमें से चीज़ें कंपेयर करके आपको फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा मेरा सिंपली 3 × 10⁻11 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2πf इज इक्वल टू 3 × 10⁻11। तो एफ हो जाएगा, यहाँ पर 2π से डिवाइड करेंगे, 2π मतलब लगभग 3.2 के अराउंड होगा। 2 भी पकड़ लेंगे, 6 भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगभग हाफ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5। 1.5 कैसे होगा, 0.25 होगा ना। अरे यार ये देखो ओमेगा की वैल्यू गलत ले ली ना, पाई भी है ओमेगा की वैल्यू में। तो यहाँ पर पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पर क्या होगा मेरा 2 होगा। तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तब 1.5 × 10⁻11 मेरा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे भाई, तो याद करो उस दिन को जब हम वेव पढ़ रहे थे तो k इज इक्वल टू 2π/λ पढ़े थे। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, ये 5000 पाई। तो हमको वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ को इस साइड लेके जाएंगे, ये 2π/k हो जाएगी। अब 2π को 2π ही रहने दो, k का है 5000 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 50 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाई 2500 मेरा आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। अब क्या करें, स्पीड ऑफ वेव बतानी है। अब स्पीड ऑफ वेव कैसे बताएंगे, याद करो मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू W/k। मतलब जो विकेट कीपर है वो वीके है। वीके कौन है भाई, वीके एक लड़के का नाम है जिसका नाम है विकास कुमार। तो W बराबर वीके को आपको याद करना था, वेव चैप्टर में याद कराया है ऑलरेडी। तो मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी। तो सिंपली W कितना है भाई, W मेरा है 5000 पाई, नहीं 3 × 10⁻11 है, और k कितना है 5000 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 3/5 × 10⁸ हो जाएगा। नीचे से 3 जीरो ऊपर गया, माइनस करा दिया, 8 बचा। अब 5 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 बचे 25, 5 36, 0.6 × 10⁸ होगा, और यही मेरी हो जाएगी वेलोसिटी। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। तो क्या आपको, अब मैं ईएम वेव पढ़ना शुरू कर दूँ। एक सिंपल से फॉर्मूले पर नीट वालों ने पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है वो होती है बहन की गाली, E बराबर BC। इस बात को आप याद रखिएगा। इतने सिंपल से चीज़ पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब क्या मुझे बी नॉट पता है, हाँ ये मेरा बी नॉट है 8 × 10⁻6। तो 8 × 10⁻6। सी की वैल्यू तो अगर आपको नहीं याद होगी तो आज ही आप नीट की पढ़ाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो 8 तिरिक 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 होता है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट होती है जब ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो कुछ और आई है। तो हम स्पीड ऑफ लाइट की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। कितनी आई थी, 0.6 × 10⁸। तो 8 छन 48 होता है। तो मेरा 4.8 मल्टीप्लाई बाई 6 का पावर 8 को पावर को कैंसिल करेगा तो 2 की पावर बचेगी, और जब हम इसमें 2 की पावर लगा देंगे तो 480 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड। अब हमको इक्वेशन लिखनी है। तो आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये एप्सिलॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे एक वेव की वेलोसिटी होती है, वेव की वेलोसिटी होती है, वो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ये वेव है, और इस वेव का मान लो वेव अगर आई कैप में है तो ये जे कैप में होगा और ये के कैप में होगा। ये कुछ उसी तरह से है जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था BLV, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये इस साइड और इस साइड है। ठीक है, ईएम वेव में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हमारा जो वेव का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, मतलब तीनों डायरेक्शन में होता है, बस इतना ध्यान रखो। अब मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे, तो सिंपली देखो, मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड वाई में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, वाई में। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वो एक्स में जाएगी या तो वो जेड में जाएगी। अब हमको इक्वेशन से देखने आता है कि ये वेव किधर जा रही है, एक्स में, वाई में, जेड में।
तो जो यहाँ पर k का मल्टीप्लायर होता है ना, उसी डायरेक्शन में कौन जाता है, वेव खुद उसी डायरेक्शन में जाती है। तो इसका मतलब कि वेव तो x में जा रही है, वेव तो x में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे y में दिया है, तो बचा क्या, सिंपली सिर्फ z बचा। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो z में होगी, वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट। और ये सेम क्या बोलते हैं, बी और ई का जो ओमेगा होता है फ्रिक्वेंसी, वो सेम होती है। तो ये डब्ल्यू टी भी वही आ जाएगा और के एक्स तो वही रहेगा, क्योंकि वेव अभी भी एक्स में जा रही है। बस अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। ई नॉट की वैल्यू कितनी है 480, के की वैल्यू कितनी थी भाई, के की वैल्यू ऊपर दी थी 5000 पाई इंटू यक्स माइनस 3 × 10⁻11 पाई टी। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी। आगे चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा वाला भाई, ये वाला, कि जो मीडियम में वेलोसिटी होगी, अगर किसी मीडियम में, नॉर्मली वैक्यूम में होती है, बट अगर किसी मीडियम में बोला है तो v जो होता है वो c बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट आता है। ये दोनों कांस्टेंट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, इसका डायमेंशन हो गया, नीट में भर भर के पी वाई क्यू इस पे आए हैं। अब यही मीडियम की जगह वैक्यूम होता तो यहाँ पर भी सी आता, सी से सी कैंसिल हो जाता, लेकिन मीडियम है तो हमको क्या बताना है, मीडियम में वेलोसिटी। तो ये जो था ये मेरा किस में है, ये मेरा वैक्यूम में है। तो जब ये मीडियम में होगा तो यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे, और एप्सिलॉन नॉट मीडियम में जो होता है, म्यू नॉट मीडियम में जो होता है, वो हमारा होता है म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट आर, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट आर। इसका मतलब समझ में आया क्या, कहाँ सीखे हैं ये चीज़। किसी एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव जो होता है वो उस मीडियम का डिवाइडेड बाय वैक्यूम का होता है, या एयर का कह सकते हैं रिलेटिव। तो यहाँ से मीडियम की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब हमको क्या बताना है, हमको वेलोसिटी ऑफ वेव बतानी है, तो सिंपली हम ऊपर क्या लिख देंगे, 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर मीडियम है। अब मीडियम है तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये हो जाएगा। और क्या होगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये रूट इधर पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कुछ ये वाला हमारा आंसर मैच करेगा। हालांकि यहाँ पर ये वैल्यू भी साथ में इसके रहनी चाहिए थी, बट नहीं दिया है, तो हो सकता है ऑप्शन में कोई करेक्शन हो, लेकिन सर ने ऐसे कराया है। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर। स्पीड ऑफ ईएम वेव की स्पीड मुझे मीडियम में बतानी है। तो क्या होती है मीडियम में ईएम वेव की स्पीड, v इज इक्वल टू सी बाई एम इंटू म्यू एम, अभी हमने पढ़ा है। तो ऊपर मेरा c आ जाएगा, मतलब 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर मुझे क्या दे दिया है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 2.25, मतलब इसकी वैल्यू हमको दे दी है 2.25, और इसकी वैल्यू रिलेटिव परमीबिलिटी की वैल्यू भी दी दी है, कितनी है भाई 4 है, तो इसको 4 कर लो। तो अगर हम एक काम करें, इसको कन्वर्ट करें, तो इसको हम 225/100 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के, हाँ 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ऊपर 3 × 10⁻8 होगा, नीचे मेरा रूट के अंदर 225/25 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मेरा सिंपली 10⁻8 ही रहेगा, और नीचे मेरा 225 का रूट कितना होता है 15, और 25 का रूट 5 होता है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, और क्या बन जाएगा 5 × 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻8, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो हमारा 10⁻8 वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रही है, देखो अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमको दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होगा वो जेड में तो नहीं होगा, एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बता दिया भाई ने, क्या बता दिया, एक्स में है, तो बचा क्या वाई वाला, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब वाई वाले 3 ऑप्शन हैं। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, क्या कि वो जो गाली वाला बताया था ना आपको, E बराबर बी सी, तो मुझे सारे आंसर सी के फॉर्मेट में दिए हैं, तो मैं बी वाई को बी नॉट लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ बी नॉट होता है, वो बी नॉट बाई सी नहीं होता है। तो मैं बी नॉट को क्या लिख सकता हूँ, सी को इस साइड लेके आऊँगा, तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई सी इज इक्वल टू बी नॉट। तो मैं बी नॉट की जगह ई नॉट बाई सी लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें बी नॉट ई नॉट बाई सी नहीं है, इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई में है, इसलिए गलत हो गया, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में होगी? तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव होती है वो होती है ई के डायरेक्शन और बी के क्रॉस, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, फोर फिंगर रखेंगे ई की तरफ और थप्पड़ मारेंगे बी को, तो हमारा जो थंब है वो हमको वेव की डायरेक्शन बता देगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात, यहाँ पर तो वैसे कुछ बताना ही नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ लिखना था यार, ई क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस ई नहीं, ध्यान रखना। तो ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, इसमें मुझे बताना है भाई, वेव प्रोपेगेशन इन मीडियम वेलोसिटी इतना, मतलब आई में है, मतलब एक्स में मेरी वेव है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो सकती है बताओ, या तो वाई में होगी या तो जेड में होगी, दोनों में से किसी एक में ही होगी। मतलब हमारा एक्स वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो लो वाई का भी खेल खत्म, बचा सिर्फ जेड। अब जेड में भी दो पार्ट होंगे, एक या तो माइनस जेड होगा या तो प्लस जेड होगा। अरे भाई, या तो माइनस के होगा या तो प्लस के होगा। इस पर तो इतना खेला खेल चुके हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में कि अब आपको यहाँ पर ऐसे हो जाना चाहिए। अब ये किधर होगा, सोचो जरा, अपना दिमाग लगाओ। वेव की डायरेक्शन एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में है, तो बच क्या रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरा आई कैप में है, ये मेरा जे कैप में है, तो बचा क्या, के बचा। डाउट है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो वाई की तरफ हाथ रखो, तो वाई ऊपर होता है, लो रख दिया हाथ, और बी को ऐसे थप्पड़ मारो कि थंब तुम्हारा एक्स में जाए। वाई की तरफ हाथ रखा, बी को अपने मुंह की तरफ थप्पड़ मार रहा हूँ, तो देखो थंब मेरा एक्स में जा रहा है, तो थंब मेरा एक्स में जा रहा है, तो वेव को थंब बता रहा है, तो थप्पड़ को मेरी तरफ मतलब बाहर, बाहर मतलब आउट, आउट मतलब प्लस के मतलब प्लस जेड। इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। अब यहाँ पर भी आपको फील नहीं आएगा अगर आपने मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है। अब आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्री स्पेस में हमको ये वेव की वैल्यू दे दी, हमको पीक वैल्यू बतानी है। अब भाई पीक वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताते हैं किसकी पीक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की। मुझे ई पता है, मुझे ई आर एम एस पता है, तो क्या मैं बी आर एम एस निकाल सकता हूँ। ई बराबर बी सी था, तो बी हो जाएगा ई आर एम एस बाई सी। ई आर एम एस की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻−8। तो मुझे बी आर एम एस तो मिल गया, लेकिन मुझे बी आर एम एस थोड़ी चाहिए, मुझे पीक वैल्यू चाहिए। तो पीक वैल्यू में तो रिलेशन आपने अल्टरनेटिंग करंट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बी नॉट जो होता है वो मेरा होता है बी आर एम एस, और किसी का भी पीक चाहिए होता है तो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 का इंटू 10⁻−8, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा √2 का, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो 14 दूनी 28 हो गया, तो 2.8 इंटू 10⁻−8 वाला आंसर होगा, 2.8 वाला आंसर हो गया। आगे चलेंगे, लाइट वेव वाई डायरेक्शन में है, ध्यान से देखना, लाइट वेव मेरी वाई डायरेक्शन में है, ये लो मैंने वाई बना लिया। ई मेरा एट एनी टाइम एक्स डायरेक्शन में है, वो मैंने एक्स भी बना लिया, सॉरी हाँ एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में है। तो या तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी या तो इधर होगी, मतलब या तो प्लस जेड में होगी या तो माइनस जेड में होगी, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब मुझे बी की डायरेक्शन बतानी है, तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर फिंगर रखते हैं, एक्स में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थप्पड़ मारेंगे बी को, ऐसा थप्पड़ मारे कि थंब मेरा वाई में जाए। लो मेरा थंब वाई में चला गया और मैं थप्पड़ मार रहा हूँ बी को, ये लो, मतलब ये कहाँ जा रहा है, अंदर आपकी तरफ। अंदर का मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब माइनस जेड, मतलब माइनस वाला हमारा आंसर होगा। तो ये चीज़ का फील हमने बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी ऑफ करके किए हैं, ये जो भी थंब मार के दिखाया, तो ये तो मुझे तो आसान लग रहा है, तो अगर आपने मूविंग चार्ज नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, एक सेकंड, माइनस जेड ही होगा पक्का। फिंगर रखा, थंब वाई में गया, थप्पड़ मारा बी को, अंदर, अंदर मतलब प्लस, नहीं अंदर का मतलब माइनस होता है, बाहर का मतलब प्लस होता है, यही वाला हमारा सही आंसर है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है ईएम वेव के, ईएम वेव जो कि प्रोपोगेट कर रही है प्लस जेड में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेव जेड में है, तो हमारी ई क्रॉस बी किस में होगी, एक्स वाई, वाई एक्स मतलब एक्स वाई आएगा, जेड नहीं आएगा। एक्स वाई का मतलब क्या है, आई और जे, तो जे के है ये तो नहीं होगा, आई जे है ये हो सकता है, के आई है ये भी नहीं होगा, जे आई है ये भी हो सकता है। अब देखते हैं भाई, मुझे एक बात बताओ, जेड पॉजिटिव में मेरा थंब है, ये वेव की डायरेक्शन है, जेड पॉजिटिव मतलब बाहर, ये लो मेरा थंब यहाँ आ गया, मेरी तरफ थंब आ गया, तो ये वेव की डायरेक्शन बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर फिंगर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो
नीचे हो सकती है, मतलब माइनस जे में, या तो ऊपर हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है। तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर ई को रखेंगे और बी को थप्पड़ मारेंगे तो ये जेड इस साइड आएगा। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं अगर मैं दो ही ऑप्शन बचता है, ई को प्लस आई में रखूँ, लो मैंने ई को प्लस आई में रखा और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा, ऐसे थप्पड़ मारा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, जे में, और मेरा थंब इधर ही आ रहा है, तो ये मेरा सही होगा। अब ये गलत क्यों होगा वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा। ई को मैंने जे में रखा, लो मैंने जे में रखा और बी को थप्पड़ मारा, भाई बी तो मेरा कहाँ है, पीछे है, ऐसे उल्टे हाथ से थप्पड़ मारते नहीं, ऐसे मारना पड़ेगा। तो मेरी वेव का जो डायरेक्शन है वो अंदर जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा मतलब माइनस जेड हो जाएगा, लेकिन माइनस जेड तो है नहीं, प्लस जेड है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें सेम फेज में होती है। कैसे, तभी तो वहाँ पर के और ओमेगा की वैल्यू सेम थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फेज में होती, अपोजिट फेज में नहीं, अपोजिट फेज में नहीं। और क्या पैरेलल होती है, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक apparatus है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इतने से, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितने से ऑसिलेट कर रहा होगा ये बताना होगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, E इज इक्वल टू बी सी लगाने वाले, सोच लो। अब 18 है इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सी को इधर लाएंगे, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8, 3 छक 18, तो 6 इंटू 10⁻−8, 6 इंटू 10⁻−8 आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो क्या आपको वो चार्ट याद है, पहली क्लास में सर ने बनवाया था इलेक्ट्रोस्टैट के, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है, रेस्ट चार्ज से नहीं होती, मूविंग चार्ज से नहीं होती। रेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आगे चलेंगे। अब देखो आगे हम इस पार्ट में, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान है। गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, क्या लिख रहे हो भाई, गाड़ी से हो जाएगा गामा, एक्स से हो जाएगा एक्सरे, वी से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, यू से वी से हो जाएगा विजिबल, आई से हो जाएगा इंफ्रारेड, और एम से हो जाएगा माइक्रोवेव, और ये हो जाएगा रेडियो वेव। ये पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब मुझे एक बात बता दो, क्या आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस में ये बात भी पढ़ी होगी कि 400 या 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइट होती है, जिसमें विबग्योर आता है, और रेड लाइट में मोस्ट फोटोसिंथेसिस और ब्लू लाइट में मोस्ट फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या वेवलेंथ बढ़ रही थी, हाँ बढ़ रही थी, नहीं पता तो आपने फोटोसिंथेसिस के ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो इस डायरेक्शन में मेरी क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीजिंग होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इसी सिंपल चीज़ पर सवाल आ गया है। अब वेवलेंथ विजिबल लाइट, कौन कौन सी लाइट है, विजिबल है, एक्सरे है, माइक्रो है। विजिबल तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, माइक्रो की होगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, एक्सरे की होगी, तो इसमें एक्सरे नहीं है, इसमें है, तो हमारा ये वाला आंसर। और सिर्फ इसी ऑर्डर पर मल्टीपल पी वाई क्यू आए हैं, बस इतना याद रखना। अब ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये वाले कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांसपोर्ट ईएम वेव, कौन ईएम वेव के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो एनर्जी तो करती है भाई, मोमेंटम भी करती है, इन्फॉर्मेशन भी करती है, तभी तो आप रेडियो पे गाना सुनते हैं, तो वो एक तो इन्फॉर्मेशन ही है ना। लेकिन चार्ज मूव नहीं करता, क्योंकि ईएम वेव जो होती है उस पर चार्ज, नेट चार्ज जीरो होता है, ये न्यूट्रल होती है। और न्यूट्रल होने की वजह से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट भी नहीं करती है। यही हमारा अगला सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्टेड बाई नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपको बता दूं, ईएम वेव की जो स्पीड होती है नॉर्मली वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो ईएम वेव में हमने एक्सरे पढ़ा, भी ऊपर बताया, माइक्रोवेव आता है, गामा भी आता है, बीटा तो भाई एक्सरे है ही नहीं, बीटा के बारे में हम न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे थोड़ा सा। रेड लाइट और ब्लू लाइट में क्या फ़र्क होता है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ उसके कंपेयर में कम होती है। बायो फिजिक्स नहीं आती तो बायो तो आती होगी, कि फोटोसिंथेसिस होता है और रेड में ज़्यादा होता है, और रेड में ही ज़्यादा होता है। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था बताओ, कमेंट करना। तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, अरे भाई E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक तरह से इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, एक तरह से। तो जिसका वेवलेंथ अलग अलग है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ, गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज, रेंज मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव है भी। अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ और रटनी पड़ेगी, हाँ अपनी बायो की शक्ति लगाओ और रटो। गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज, तो इसकी एनर्जी रटनी है। कैसे रटेंगे भाई,
मैं बताता हूँ ना, जैसे सर सिखाए हैं। ये क्या है? विजिबल लाइट है, फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो एनर्जी होती है नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर आप कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हैं सब में आंसर देखो क्वेश्चन मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो आप ये वाला रट लेंगे, बस इसी से हम आगे चलते जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे एक बात बता दो कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी। और क्या आपने E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा पढ़ा है? वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होती तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम होगा इसका, कितना होगा वो 1 मिली इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में होगा। मिली मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी बहुत सारी समस्या ये चीज़ सॉल्व करने जा रही है। और ये हो जाएगा माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा, आप इसको याद रख लेंगे, 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है ये भी तो आपको नहीं याद होगा, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19। इस बात को याद रखना। अब इसके इस साइड वेवलेंथ कम होगी, लेकिन इस साइड तो वेवलेंथ, इस साइड वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, इस साइड वेवलेंथ घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी वो हमको याद करना है। इस साइड मिली है तो इस साइड क्या होगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा। तो ये लगभग 10 से 100 इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा अल्ट्रावायलेट, और ये आ जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। और ये आ जाएगा, किलो के बाद क्या आता है? मेगा। अरे भाई किलो मतलब 10⁻3, उसके बाद मेगा मतलब 10⁻6। तो ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। ये क्या था? एनर्जी थी मेगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में, मतलब 1 मेगा, मेगा होता है 10⁻6। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन को भाई? कहाँ गया यार वो क्वेश्चन? यही तो था अभी, आ गया भाई, आजा 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 आजा, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ऐसा नीट में आ सकता है। फ्रीक्वेंसी दे दिया है हमको और हमको बताना है कि वेव किस में फॉल कर रही है। तो आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी रटें, या तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं कि E इजिकल टू एच सी, ई इजिकल टू एच सी बाई लैम्बडा होता है और E इजिकल टू एच एफ भी होता है। अगर आपने डुअल नेचर नहीं पढ़ा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा है ना, हाँ, तो उसमें भी ये है। अब H की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 याद होनी चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻15 दिया है, 6 इंटू 10⁻15 दिया है तो 6.5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो लगभग 40 आएगा, और 10⁻34 को मल्टीप्लाई 10⁻15 में करेंगे तो ये लगभग 10⁻19 मेरा आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो वैल्यू है ये मेरी कैसी है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ये जूल में आई है। किस में आई है? जूल में, एसआई यूनिट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करेंगे? डिवाइड। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमने गाड़ी बी एक्सी वी इन माई रेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद की है। अब जब इससे इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? 40 के लगभग 1.5 है, 1.5 मतलब 3/2, तो 40 दूना 80, 80 को 30 से काटेंगे तो लगभग 25 के अराउंड आएगा, तो 25 आ जाएगा। ये इससे पूरी तरह से कट जाएगा, तो 25 इलेक्ट्रॉन के आसपास मेरी एनर्जी आएगी। तो क्या आपने जब गाड़ी यक्स यूवी पढ़ा था तो विजिबल का तो 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और अल्ट्रावायलेट का 10 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में था। तो 10 से 100 के बीच में ही तो 25 आता है, तो इसीलिए हमारा अल्ट्रावायलेट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे? तो अल्ट्रावायलेट के सबसे पास कौन है? एक तो विजिबल है और एक तो एक्सरे है। विजिबल ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हम एक्सरे मार्क करेंगे जो सबसे पास में है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।